एक माँ ने अपनी पहली बेटी की हत्या अपने दूसरे पति के साथ मिलकर तब की जब वो उसे तलाक देकर अपने तीसरे पति के साथ रह रही। ना 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 ना, आपने कुछ भी गलत नहीं सुना है। आप इस रिश्ते को भले ही रिवाइंड करके फिर से सुने, लेकिन मैंने यही कहा है कि आईएनएक्स मीडिया की हेड और स्टार टीवी के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी ने अपनी पहली संतान शीना बोरा की हत्या अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर कर दी। 25 अगस्त 2015 को शीना बोरा की हत्या के मामले में आईएनएक्स मीडिया, जिसका कि 9XM चैनल आता था और एक न्यूज चैनल आता था, उसकी हेड इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इंद्राणी की गिरफ्तारी के साथ ही देश भर में सनसनी मच गई, क्योंकि ये केस सुनने में जितना आपको जटिल दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा जटिल है। इसमें जो रिश्ते हैं वो बेहद उलझे हुए हैं। यहाँ तक कि इस हत्या से पहले तक दुनिया शीना बोरा को इंद्राणी मुखर्जी की बहन के रूप में जानती थी। मार्क ट्वेन का एक कोट है, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, बट इट इज बिकॉज फिक्शन इज ऑब्लाइज्ड टू स्टिक टू पॉसिबिलिटीज, ट्रुथ इजंट। मार्क ट्वेन का ये कथन एकदम सही साबित होता है जब आप शीना बोरा मर्डर केस के बारे में पढ़ते हैं और जब इसी केस से जुड़ी इंद्राणी मुखर्जी द्वारा हाल ही में लिखित उनकी किताब अनब्रोकन पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि इंसान और उसके रिश्ते कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज नवीन के नुक्कड़ पर इंद्राणी मुखर्जी की इस किताब के आधार पर हम शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी पर लगे हुए आरोपों और उनके द्वारा किताब में दी गई तमाम सफाइयों पर बात करेंगे। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है और इंद्राणी 7 साल जेल में काटने के बाद अभी जमानत पर बाहर है और फैसला आने से पहले जब ये किताब आती है तो वो कहती है कि ये किताब उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए लिखा है। उनके बारे में जितनी भी अनर्गल बातें हुई उसकी सच्चाई को वो सामने लाना चाहती है। इंद्राणी की एक किताब और उसमें अपने पक्ष में जो बात करती हैं, उससे पहले जो लोग इस केस से नावाकिफ हैं, मैं उनके लिए इस केस की कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले बता देना चाहता हूँ। शीना बोरा मर्डर केस के इतना सेंसेशनल बनने के पीछे 5 कारण थे। पहला कारण, जिस समय इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था तब वह आईएनएक्स मीडिया की हेड थी और स्टार टीवी के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी थी, और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। जब मीडिया इंडस्ट्री के एक पावर कपल पर यह आरोप लगेगा तो निश्चित तौर पर एक सेंसेशनल खबर तो बननी ही। दूसरा कारण, ये हत्या एक माँ द्वारा अपनी बेटी की गई हत्या थी, जिसमें उसके सह अभियुक्त इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना थे। ये हत्या जो है 2012 में हुई थी और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने संजीव खन्ना के ड्राइवर श्यामवर राय को किसी और केस में अरेस्ट किया था और वहां उसने बयान दिया कि 2012 में उसने इंद्राणी संजीव के साथ मिलकर शीना की हत्या की। के मन में ये प्रश्न तो आएगा कि कोई 3 साल से गायब है और किसी ने खोज खबर तक नहीं दी। और यहाँ आती है केस के सेंसेशनल बनने की तीसरी वजह। जैसा मैंने बताया कि इस केस से पहले तक लोग यही जानते थे कि शीना और इंद्राणी बहन हैं। यहाँ पर पहली बार ये खुलासा हुआ कि ये माँ बेटी हैं। साथ ही साथ शीना और इंद्राणी के रिश्ते सहज नहीं थे, वो साथ नहीं रहते थे। क्यों सहज नहीं थे, ये केस की बात करेंगे, जब हत्या के कारणों पर बात करेंगे तो हम उसके ऊपर आएंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि शीना के पिता न तो पीटर मुखर्जी थे और ना ही संजीव खन्ना। शीना का जन्म इंद्राणी और संजीव की शादी से पहले हो चुका था। इंद्राणी के तीनों बच्चों के पिता अलग अलग थे, जिसमें शीना और मिखाइल ये बिना शादी के पैदा हुए और विधि संजीव खन्ना से शादी होने के बाद पैदा हुई, जिसे 4 साल की उम्र में पीटर मुखर्जी ने अपना नाम दिया और विधि खन्ना विधि मुखर्जी बन गई। ये था चौथा कारण। और मैं 5वें कारण की बात करूं तो इंद्राणी की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ उनके पति पीटर, बेटे मिखाइल समेत बहुत सारे पूर्व सहयोगियों और दोस्तों ने बयान दिए। यहाँ तक कि इंद्राणी की जो सबसे छोटी बेटी है विधि, उसने इंद्राणी के खिलाफ एक किताब लिखी जिसका नाम था डेविल्स डॉटर। जब शीना बोरा हत्याकांड की खबर ब्रेक हुई थी तो पूरा देश हैरान था कि क्या एक माँ पैसे के लिए अपनी बेटी की हत्या कर सकती है।
मीडिया के पन्ने इस खबर से रंग गए थे। टीवी प्राइम टाइम के लिए टीआरपी का पूरा इंतजाम हो चुका था। हर जगह इंद्राणी की हाई क्लास जीवन शैली से लेकर उनके पुराने रिश्तों पर तमाम सवाल उनके मित्रों से लेकर मीडिया ने उठाए। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद पूरा देश इंद्राणी मुखर्जी से नफरत करने लगा। देखिए, हर विवादित आदमी जो आत्मकथा या मेमोरी लिखता है या जब उसकी बायोपिक बनती है तो उनका जो अपना उद्देश्य होता है वो खुद को साफ और परिस्थितियों का मारा दिखाना होता है। वो अपने नकारात्मक पक्ष को एक चमकीले सुंदर आवरण में प्रस्तुत करते हैं। संजू फिल्म आपको याद होगी, उसमें एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था और यही चीज मुझे इस किताब में भी नजर आती है। इंद्राणी मुखर्जी इस किताब में पूरा प्रयास करती हैं कि उनके ऊपर लगे हुए दाग साफ हो जाएं। किताब हालांकि कई जगह उनके साथ सहानुभूति उत्पन्न करती है, लेकिन साथ ही साथ कई सारे सवाल भी खड़े करती। किताब में कई जगह पर इंद्राणी मुखर्जी के कथन और व्यवहार के बीच एक जबरदस्त विरोधाभास नजर आता है। मैं ये तो नहीं कहता कि इंद्राणी ने शीना की हत्या की, लेकिन इस किताब में वो कई जगह बहुत स्मार्ट तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करती हुई नजर आती है। इंद्राणी किताब की प्रस्तावना में खुद को एक बहुत प्रभावशाली, महत्वाकांक्षी, अमीर और विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने वाली महिला के रूप में प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तावना में इस बात को स्थापित करना इसलिए मायने रखता है क्योंकि इंद्राणी चाहती हैं कि लोग जब उनकी सफाई को या उनके पक्ष को इस किताब में पढ़ें तो उस समय इंद्राणी की ये छवि उनकी नजरों के सामने रहे और वो सारी चीजें उसी नजरिए से देखें। इंद्राणी और शीना बोरा दोनों की कहानी की शुरुआत और अंत दोनों ही बहुत ट्रेजिक है। शीना बोरा की तो निश्चित तौर पे ज्यादा है क्योंकि उनकी तो हत्या ही हो गई। अब आप याद करें तो हमने ये कहा था कि शीना जो है वो न संजीव की बेटी है न पीटर की, और ये बिना शादी के पैदा हुई। शीना का जन्म इंद्राणी के साथ हुए बलात्कार के बाद हुआ। इंद्राणी बताती हैं कि उनके साथ बलात्कार करने वाला ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता उपेंद्र बोरा थे। उन्होंने इंद्राणी के साथ पहली बार तब बलात्कार किया जब वो 14 साल की थी और दोबारा जब वो 16 साल की। इस बार इंद्राणी प्रेग्नेंट हो गई और जब उन्हें 14 हफ्ते के बाद पता लगा तो एबॉर्शन कराने का वक्त नहीं। किताब के इस हिस्से को पढ़ते हुए काफी कष्ट होता है और हम अपने समाज के उस गंदे चेहरे को भी देखते हैं जहां पर परिवार में हुए यौनिक अपराध को इज्जत की खातिर छुपाया जाता है। ये सोचना ही बड़ा कष्टप्रद है कि किसी महिला की अपनी बेटी ही उसकी बहन भी है, उसके पिता ही उसकी बेटी के भी पिता है। इंद्राणी की माँ द्वारा पिता को माफ कर देना भी पाठक को द्रवित करता है और क्षोभ से भी भर देता है। जिस समय इंद्राणी के प्रेग्नेंट होने की खबर आई उस समय वो विश नाम के एक युवक से रिलेशनशिप में। विश ने पहले तो इंद्राणी के पिता के खिलाफ उसका साथ दिया। विश की उम्र इंद्राणी से लगभग 9 साल ज्यादा थी, लेकिन जब प्रेगनेंसी की खबर आती है तो उसने रिश्ता तोड़ दिया। और ऐसे समय में इंद्राणी के जीवन में सिद्धार्थ दास की एंट्री दोबारा होती है। सिद्धार्थ उनका सहपाठी रह चुका है और उनका काफी ख्याल रखता था। इंद्राणी सिद्धार्थ के लिए बार बार लिखती हैं कि वो एक औसत दिखने वाला और औसत परिवार का लड़का था। इस बात का जिक्र मैं यहाँ जानबूझकर कर रहा हूँ क्योंकि इंद्राणी जो ये लिखती हैं इसका अर्थ हमें आगे नजर आएगा। सिद्धार्थ इंद्राणी के बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार है और ये प्रस्ताव भी रखता है कि इंद्राणी के 18 साल का हो जाने के बाद वो उससे शादी करेगी। सिद्धार्थ के पिता नहीं थे, उसने अपनी माँ को मनाया और ये झूठ कहा कि ये उसका ही बच्चा है। वो मान गई और सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर इंद्राणी के साथ रहने लगे। अब इंद्राणी को अपना घर छोड़कर किसी और शहर में पेट छुपाने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी। बस लोग उसके 16 साल में बिन ब्याही माँ बन जाने की बात जरूर करते थे, लेकिन उसके पिता की इज्जत बच गई थी। घर का जो राज था वो घर में ही रह गया। मगर यहीं से इंद्राणी की पर्सनालिटी के नए आयाम भी दिखने शुरू हुए। शीना के जन्म के 6 महीने बाद इंद्राणी सिद्धार्थ के साथ एक बेटे को जन्म देती है। इसका नाम रखा गया मिखाइल। इंद्राणी इस बात का जिक्र करते हुए कि जो दूसरी संतान हुई है सिद्धार्थ से हुई है, इस बात का जिक्र करते हुए पाठकों को फिर से याद दिलाती है कि देखिए सिद्धार्थ दोस्त था मगर उन्हें पसंद नहीं।
इंद्राणी के 18 साल का हो जाने के बाद वो सिद्धार्थ से शादी के लिए मना कर देती है और कई परिस्थितियों के चलते, जो आप किताब में पढ़ेंगे, घर छोड़कर कोलकाता रहने चली जाती है। इंद्राणी के दोनों बच्चों शीना और मिखाइल को उनके माता पिता ने गोद लिया और उन्हें इंद्राणी के भाई बहन के रूप में हर जगह प्रस्तुत किया। सब ने अपनी मंजिलें चुन ली थी, लेकिन बेचारा सिद्धार्थ न घर का रहा न घाट का। इंद्राणी अपनी किताब में ये आरोप लगाती हैं कि उनके महत्वाकांक्षी, सफल और सुंदर होने की वजह से मीडिया, उनके पुराने साथी और समाज का जो एक वर्ग है वो उन पर हमलावर रहा है और उन्हें गोल्ड डिगर कहता है। वो अपने महत्वाकांक्षी होने को तो स्वीकार करती हैं, लेकिन साथ ही साथ गोल्ड डिगर होने के आरोप को वो नकारती हैं। अब आइए उनकी ही किताब के हिस्सों से इस आरोप का डाइसेक्शन करते हैं और शुरुआत सिद्धार्थ से ही करते हैं। इंद्राणी ने अपनी किताब में सिद्धार्थ और विश, जो कि उनका पहला प्रेमी था, उनको आमने सामने मिलवाया है। विश का परिचय इंद्राणी अपने से 9 साल बड़े और एक आकर्षक युवक के रूप में करवाती हैं। इंद्राणी 14 साल की उम्र से ही विश की तरफ आकर्षित थी और 16 वर्ष की उम्र में उनका ये रिलेशन बना। आर्थिक रूप से विश का परिवार ठीक ही था, इनके पारिवारिक मित्र थे। तो इसके बाद पाठक के दिमाग में, अच्छा इंद्राणी जो है उससे पहले अपनी खुद की 14 साल की उम्र में वो कितनी खूबसूरत थी, शरीर की गोराइयों का जिक्र जो है वो किताब में करती हैं। तो इसके बाद पाठक के दिमाग में जो है, एक तरफ इंद्राणी और विश की खूबसूरत जोड़ी होती है। विश एक वेल बिल्ट बंदा, सुंदर लड़का, अच्छे परिवार का, और इंद्राणी खुद इतनी सुंदर। और दूसरी तरफ विश के सामने एक सिद्धार्थ खड़ा है, जिसके बारे में बार बार आपको ये बताया गया कि वो न तो आकर्षक है न वो अमीर है। जिस तरह इंद्राणी चतुराई से सिद्धार्थ को छोड़ देने के अपने निर्णय को सही साबित करने के लिए सारी तुलनात्मक और विजुअल इमेज पाठकों के सामने खड़ा करती हैं, उससे मुझे इस किताब के उद्देश्य पर संदेह होता है। अब आप कहेंगे कि गुरु, तुम्हारे हिसाब से जो इंद्राणी कर रही है वही तुम भी कर रहे हो सकता है इंद्राणी जो 16 साल में अपने पिता से ही पीड़ित थी, प्रेग्नेंट थी, उसे उस समय सिद्धार्थ के अलावा कोई और रास्ता न सूझा हो, लेकिन बाद में उसने तय किया हो कि वो मजबूरी में अपना जीवन खराब नहीं करेगी और अपने हिसाब से काम करेगी। इसलिए उसका सिद्धार्थ को छोड़ना ठीक और व्यावहारिक निर्णय हो सकता है, हमें इसे जज नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो ठीक है, नहीं आया तो मैंने खुद ही ये सवाल आपके मन में डाल दिया है। और मैं आपका अगर ये सवाल है तो इसे सहमत होते हुए इंद्राणी मुखर्जी को यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। मगर आगे के रिश्तों का क्या? आगे के रिश्तों की हम बात करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो किताब से इतर है, और वो है सिद्धार्थ दास का इंडिया टुडे को दिया हुआ एक इंटरव्यू, जिसमें वो दावा करते हैं कि शीना उनकी ही बेटी है। इनफैक्ट एक जगह पर इंद्राणी ने भी कहीं अपने पहले पति का नाम एस दास लिखा हुआ है, जिससे डिवोर्स हुआ था। और इनका ये कहना है सिद्धार्थ का कि शीना का नाम जो है शीना इसलिए रखा गया क्योंकि जब पहली बार इन दोनों के बीच में संबंध बने थे, वो संबंध एक सिनेमा हॉल में बने जब वो लोग शीना द जंगल गर्ल मूवी देख रहे थे। तो ये चूंकि हम आज सिर्फ सारी बात किताब के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को, और भी बहुत सारी चीज़ें केस की हैं पर मैं उन्हें यहाँ आज नहीं जोड़ूंगा, पर ये एक हिस्सा मुझे लगा क्योंकि यहाँ पर आरोप पिता के ऊपर बलात्कार का है, तो इस हिस्से को जानना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए अब आगे के रिश्तों की बात करते हैं। इंद्राणी कोलकाता पहुंचने के बाद संजीव खन्ना नाम के एक आकर्षक और अमीर बिजनेस फैमिली के युवक से मिलती है। प्रेम होता है और दोनों की शादी भी होती है। इस शादी से इंद्राणी की तीसरी संतान विधि खन्ना का जन्म होता है, जिसके बारे में मैंने बताया कि बाद में उसे पीटर मुखर्जी ने अपना सरनेम दिया था और वो विधि मुखर्जी हो गई। अब आप फिर कहेंगे कि यार एक हैंडसम लड़का तो पसंद आना स्वाभाविक है, और अगर वो अमीर बिजनेस फैमिली से है तो इसलिए आप क्या गोल्ड डिगर कह दोगे किसी को? यहाँ भी मैं आपसे सहमत। लेकिन जब आप किताब को आगे पढ़ते हैं तो इस बात पर जरूर गौर करेंगे कि संजीव और इंद्राणी के रिश्तों में बिखराव संजीव के बिजनेस में असफलता के बाद ही शुरू होता है, और इस बिखराव का आरोप भी इंद्राणी पूरी तरह से संजीव पे लगाती है। संजीव को अपने बिजनेस के लिए कोलकाता छोड़कर जमशेदपुर आना पड़ा, और इसलिए इंद्राणी को भी कोलकाता की अपनी नौकरी छोड़कर उनके साथ रहने आना था। इंद्राणी कहती है कि इस जमशेदपुर में संजीव अपने बिजनेस में असफल हुआ और उससे लड़ाई झगड़ा करने लगा। इंद्राणी
नौकरी करना चाहती थी, कोई बिजनेस करना चाहती थी, लेकिन संजीव उसका विरोध करता था और कहता था कि यहाँ हमारी सोसाइटी में कोई महिला नौकरी नहीं काम नहीं करती। आप इस पर कोई राय बनाएं, इससे पहले एक फैक्ट पर ध्यान देना आवश्यक। इंद्राणी का जब अफेयर संजीव खन्ना के साथ शुरू हुआ था तो वो डाइनर्स क्लब के सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती थी और बहुत सक्सेसफुल थी, उनको बहुत मोटा इंसेंटिव मिलता था। और जब उनकी शादी संजीव के साथ हुई तो वो एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैनेजर हो चुकी थी। इंद्राणी बताती हैं कि शादी के बाद वो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दफ्तर में होती। एक बात और है कि इंद्राणी की नौकरी के जितने भी निर्णय थे वो उन्होंने खुद लिए, उसमें संजीव का कोई भी रोल नहीं था कि वो सेल्स ऑफिस जॉब में शिफ्ट होंगी, क्या काम करेंगे, सब उन्होंने खुद किया। तो अब ये सवाल उठता है कि जिस संजीव ने और उनके परिवार ने कभी इंद्राणी को नौकरी करने से नहीं रोका, तो अब संजीव उन्हें क्यों रोकेगा? अभी चूंकि ये वाला जो पॉडकास्ट है ये मोनो पॉडकास्ट है, तो फिर से डेविल्स एडवोकेट मुझे ही बनना पड़ेगा। आपकी तरफ से मैं ही कह देता हूँ कि देखिए, संजीव शुरू में सफल था, नया नया प्यार था तो उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब असफल हुआ तो उसका ईगो हर्ट होता होगा। अरे मेरी बीवी काम करेगी और मैं सफल नहीं हूँ। ओके, एक्सेप्टेड योर पॉइंट। मानता हूँ कि एक असफल आदमी ऐसी हरकतें कर सकता है और इसलिए हम इंद्राणी मुखर्जी के जीवन में आने वाले नए पुरुष पीटर मुखर्जी की बात करते हैं, जो अमीर तो है लेकिन संजीव और विश की तरह आकर्षक और फिट नहीं है। इंद्राणी की मुलाकात पीटर मुखर्जी से मुंबई में तब होती है जब वो अपनी HR कंसल्टेंसी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वहां गई हुई है। पीटर की बात करने से पहले इस HR कंसल्टेंसी की बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी तो वो नौकरी नहीं कर रही थी ना। तो इंद्राणी वापस कोलकाता आ चुकी हैं जमशेदपुर से और यहाँ अपना HR कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू करती हैं। लेकिन ये बता दूं कि इस बिजनेस के लिए संजीव के छोटे भाई और संजीव के चाचा, जो कि परिवार के मुखिया भी थे क्योंकि संजीव अपने फादर नहीं थे, उनका पूरा सहयोग था। बिजनेस को रन करने के लिए जो नॉलेज शेयरिंग है, HR कंसल्टेंसी कैसे काम करता है, ये सारा काम, ये सारी नॉलेज संजीव के छोटे भाई ने इंद्राणी को दी। इस ऑफिस को रन करने के लिए जो जगह चाहिए थी, ये जगह संजीव के चाचा ने उन्हें दी और इसी जगह पर उन्होंने काम करना शुरू किया। इंद्राणी धीरे धीरे सफल हुई, पैसा काफी आ रहा था, उन्होंने अपना ऑफिस खोला, अपना खुद का घर खरीदा। जब इंद्राणी मुंबई पहुंची और पीटर से मिली, उस समय इंद्राणी सफल थी और संजीव असफल। दोनों के बीच रोमांस भी खत्म हो चुका था और रिश्ता बस निभसा रहा था। ये मेरे शब्द नहीं है, ये इंद्राणी मुखर्जी के शब्द है दोस्तों। तो अब वापस आते हैं पीटर मुखर्जी पर, जो जल्दी ही अब उनके पति बनने वाले हैं। इंद्राणी पीटर मुखर्जी से मुलाकात के दौरान उनके लुक्स से बहुत अप्रभावित होती, बल्कि उनके निकले हुए पेट और कम बालों का मजाक भी उड़ाती है। इंद्राणी कहती हैं कि पीटर पहले दिन से उन पर ट्राई कर रहे थे। वो उन्हें स्टार टीवी के HR हेड से काम दिलवाने के लिए मिलवाते हैं और इसी बहाने इंद्राणी से आगे और मुलाकातें करने के बहाने खोजते। इसी में एक मुलाकात इंद्राणी के साथ पीटर की ऑफिस के बाहर हुई, ओवर द ड्रिंक्स हुई और इस मुलाकात में पीटर लगातार बोलते रहे, खुद ही बोलते रहे। इंद्राणी कहती है कि 8 घंटे वो लोग साथ में बैठे थे और इस मुलाकात में पीटर ने अपनी पहली पत्नी और उनके जो बच्चे हैं, तलाक, के सब के बारे में बात किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे अपनी पहली पत्नी को, बच्चों को लंदन में, दूसरे शहरों में, विदेशों में घर दिए हुए हैं और उनकी खुद की भी काफी प्रॉपर्टी है। ये सारी चर्चा जब होती है तो मुलाकात के बाद अचानक इंद्राणी को उस निकले पेट वाले व्यक्ति में, जिससे वो मिलना नहीं चाहती थी, इग्नोर कर रही थी, बहुत सारी समानताएं खुद के साथ दिखने लग जाती है। मीडिया की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी पीटर अब इंद्राणी को हर तरह से ठीक लग रहे हैं। पीटर उन्हें प्रपोज करते हैं और कुछ समय बाद इंद्राणी संजीव से तलाक लेकर पीटर मुखर्जी की पत्नी हो चुकी। देखो जी, कहीं अब नाराज ना हो जाओ, इससे मैं कुछ नहीं कह रहा, बल्कि उनकी बातों का विरोधाभास आपको दिखा रहा हूँ। एक अनाकर्षक और जबरन पीछे पड़ने वाले लेकिन अमीर आदमी में अपना डॉपलगैंगर ढूंढना भी इंद्राणी की एक विशेषता को बताता है कि वो गोल्ड डिगर नहीं थी, लेकिन गोल्ड को ढूंढ लेती थी। जिस तरह वो पीटर के लिए कहती हैं कि वो अपने काम की चीज कहीं भी ढूंढ लेता। खैर, इंद्राणी के जीवन के इन उलझे तारों में हम लोग भी इतना उलझ गए कि केस को भूल गए। इंद्राणी के जीवन में शीना की एंट्री दोबारा तब हुई जब उनके माता पिता अशक्त होने लगे थे और इंद्राणी शीना का सारा खर्चा उठा रही।
अब सवाल उठता है कि इंद्राणी ने शीना को क्यों मारा। इस बात के कहीं सबूत नहीं है कि इंद्राणी ने शीना को मारा, लेकिन पुलिस का आरोप है कि इंद्राणी और शीना के बीच एक तो कुछ पैसों का विवाद था जो कि शीना के नाम से किसी ऑफशोर अकाउंट में थे। इंद्राणी इस आरोप को नकारती हैं और कहती हैं कि जब मृत्यु के बाद उसके अकाउंट को चेक किया तो उसके अकाउंट में मात्र 1 लाख रुपए थे। हालांकि इस बात को वो अवॉइड कर जाती हैं कि बात एक्चुअल में किसी ऑफशोर अकाउंट की हो रही थी। दूसरा कारण जो शीना की हत्या का बताया जाता है वो ये कि इंद्राणी को शीना और राहुल मुखर्जी का रिश्ता नहीं पसंद था। राहुल मुखर्जी कौन? राहुल मुखर्जी पीटर मुखर्जी का छोटा बेटा था, यानी कि अब सौतेले भाई बहन रिश्ते में थे। इंद्राणी इस आरोप को भी नकारती हैं और ये तो कहती हैं कि उन्हें राहुल से जरूर दिक्कत, क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था, नाकारा निकम्मा था वो। लेकिन इसकी वजह से वो अपनी बेटी को क्यों मारेंगी? एक उसका जवाब आया कि इसमें प्रॉपर्टी का भी एक एंगल हो सकता है, पर इंद्राणी ये कहती हैं कि अगर मुझे इन्हीं कारणों से मारना होता तो मैं राहुल को मार देती, अपनी बेटी को क्यों मारती? और इनका ये तर्क मुझे ठीक लगता है, लेकिन फिर वही बात है कि ये तर्क उनका है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुरू से आप देखें तो उन्होंने हर व्यक्ति के लिए जिससे उन्हें अपने जीवन से हटाना था या उनके खिलाफ बात करनी थी, इसी तरह के तर्क उन्होंने दिए हैं और ये पैटर्न पूरी की पूरी किताब में नजर आता है। मैंने पहले कहा था कि कोई भी व्यक्ति किताब अपनी छवि को साफ करने के लिए लिखता है। किताब पढ़ने के बाद मेरा यही मानना है कि इंद्राणी ने भी यही किया, लेकिन उनका जीवन इतना पब्लिक था कि कई चीजों की सफाई उन्हें मजबूरी में देनी पड़ी और वो मजबूरी में सफाई देते देते उनके जीवन के ये विरोधाभास नजर आने लगे। इस किताब में ये पैटर्न बहुत स्पष्ट नजर आता है कि इंद्राणी ने इस किताब का इस्तेमाल हर उस व्यक्ति की छवि को धूमिल करने के लिए या कमजोर करने के लिए किया है जो उन्हें अगर नापसंद थे या जो उनके खिलाफ हो गए या जहाँ पे उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया और उसको उन्हें जस्टिफाई करना है। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को किताब की शुरुआत में पाठकों के दिमाग में एक छवि बनाकर स्थापित किया, ऐसे ही वो किताब में पाठकों के लिए इन सभी लोगों के प्रति नकारात्मक भाव बनाने के लिए शुरू से नैरेटिव सेट करती हैं। हमने ये बात सिद्धार्थ और संजीव के मामले में ऑलरेडी देखी है और यही बात पीटर और राहुल के मामले में भी होती है। वो लगातार राहुल को नाकारा साबित करती हैं और अपनी बात की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए हर उस मौके पर उसके बड़े भाई रेबिन की तारीफ करती हैं। उनके बेटे मिखाइल ने भी इंद्राणी के खिलाफ बोला और शीना भी इंद्राणी को पसंद नहीं करती। इंद्राणी किताब में इन दोनों के खिलाफ भी लिखती है। मिखाइल से जो कि पाठकों का सीधा संबंध नहीं होता है, उसकी तो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लेकिन शीना का मर्डर हो चुका है, वहाँ सिंपैथी है, इसलिए शीना के खिलाफ इंद्राणी बड़े स्मार्ट तरीके से संभल कर उनके खिलाफ लिखती। गिरफ्तारी के बाद पीटर मुखर्जी ने इंद्राणी के खिलाफ काफी बयान दिए, ये पब्लिक हैं, और इंद्राणी आरोप लगाती हैं कि पीटर ने उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके पैसे हड़पे, उनके अकाउंट से पैसे निकाल के अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए, बेटों के अकाउंट में ट्रांसफर। हालांकि इस मर्डर केस में बाद में पीटर को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए, इंद्राणी शादी से पहले ही पीटर के धोखेबाजी के स्वभाव के बारे में बताती हैं। वो किस तरह से चीजें झूठ कहता था, कई चीजों को छुपा लेता था, बल्कि वो खुद उन धोखेबाजियों का शिकार हो चुकी और ये शादी से पहले हो चुका है। इस बात पर मुझे फिर से वो बात याद आती है जब इंद्राणी कहती है कि पीटर जो है उनके डॉपलगैंगर थे जब वो समानताएं खोज रही थी। तो देखिए, इंद्राणी को जो इतने धोखे मिले, ये सारे धोखे जो इंद्राणी लिखती हैं, जहाँ सिंपैथी देती हैं कि पीटर कितना खराब आदमी है, तो ये पाठक को समझ में नहीं आता कि ये जो सारे सिग्नल आपको मिल गए थे कि पीटर एक अच्छा आदमी नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, तो किसने कहा था कि ये शादी करो? इंद्राणी उस शादी को रोक सकती थी। और जब ये शादी का प्रपोजल हुआ, जब ये घटनाएं हो रही थी, ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने तलाक दे दिया था, वो ऑलरेडी संजीव के साथ तब भी रिश्ते में थी। ये सारे आरोप लगाते हुए, ये तमाम धोखों के बाद भी इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी से शादी की। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि शादी के वक्त पीटर मुखर्जी स्टार टीवी के सीईओ थे और देश की बहुत प्रभावशाली मीडिया पर्सनैलिटी थे, जिनके विदेशों में कई घर हैं। इंद्राणी अपने पति संजीव खन्ना को छोड़ने की वजह ये एक बताती हैं कि वो अपना काम करके अपनी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन संजीव ने इसे स्वीकार नहीं किया और इंद्राणी के लिए इस रिश्ते से ज्यादा खुद को स्थापित करना जो है वो महत्वपूर्ण था। लेकिन वही इंद्राणी जब पीटर मुखर्जी के साथ शादी करती हैं
और जब पीटर रिटायरमेंट लेकर विदेश में सेटल होने की बात करते हैं तो वही इंद्राणी अपने बिजनेस और सभी चीजों को छोड़कर उनके साथ जाने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच में बहुत सालों का फर्क था कि पर्सनैलिटी चेंज हो जाए, व्यक्ति की सोच चेंज हो जाए। इंद्राणी के समय भी 35-36 की ही थी। लिखती है कि मैं पीटर के साथ चली गई, मैं चाहती तो मैं बिजनेस में ये कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी, लेकिन मैंने पीटर को चुना क्योंकि पीटर के प्रति मेरा प्यार था। और यही चीजें वो संजीव के लिए भी लिखती हैं कि वो प्यार था तो पीटर को भी वो वैसे ही चाहती हैं जैसे वो संजीव को चाहती थी। फर्क इतना सा है कि संजीव और सिद्धार्थ को छोड़ने की वजह उन्होंने बताई, लेकिन पीटर के शादी से पहले दिए धोखों के बावजूद, सारे सिग्नल के बावजूद उन्होंने उनसे शादी की। लेकिन पीटर की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी ये निश्चित तौर पे सिद्धार्थ और संजीव से तो बहुत ही अच्छी थी। इंद्राणी इस किताब में वीर सांघवी, शोभा डे, तदीना राजकोली हर किसी की कमियां गिनाती हैं क्योंकि ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने उनके खिलाफ बोला। वीर सांघवी को उन्होंने अपने चैनल में संपादक बनाया था पर कहती है 50 साल का हो गया और नहीं समझता है, क्योंकि वीर सांघवी ने इस केस में आर्टिकल लिखा, उनके बारे में बोले। शोभा डे ने भी इनके बारे में लिखा था, इनके रिलेशन के बारे में, और यहाँ पर वो शोभा डे के ऊपर ही क्वेश्चन उठा देती है। तो ये तो सारे वो लोग हैं जो कि आसपास के ग्रुप के थे, जलन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंद्राणी तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को भी नहीं छोड़ती। राकेश मारिया ने इनसे ये कहा था कि अपना अपराध कबूल कर लें। इंद्राणी इस बात से नाराज थी तो इंद्राणी आरोप लगाती हैं कि सिर्फ एक सेलिब्रिटी केस जो है राकेश अपने रिटायर होने से पहले निपटाना चाहते थे, एक बैज लगाना चाहते थे, इसलिए वो इनको केस में फंसाते हैं। जबकि इंद्राणी ने गिरफ्तार होने से पहले अपने पुलिस के सभी संपर्क घुमा दिए थे और राकेश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये एक एस्पेक्ट है जहाँ पर कि हर किसी के खिलाफ लिख रही है। अब एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पे आते हैं। इंद्राणी की इन तमाम सफाइयों और आरोपों के बीच उनकी छोटी बेटी विधि मुखर्जी की किताब डेविल्स डॉटर का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, जहाँ एक तरफ इंद्राणी अपने हर उस काम जिन पे सवाल उठे थे उनको सही साबित करने का प्रयास करती हैं। अपने से दूर की गई पहली बेटी शीना बोरा के लिए उठे दर्द को भावुक तरीके से बताती हैं। वहीं विधि अपनी किताब में लिखती हैं कि वो अपनी माँ को कभी समझ ही नहीं पाई। उन दोनों के बीच में तमाम विषयों पर मतभेद रहे और इंद्राणी का दबाव उन्होंने हमेशा महसूस किया। ऐसा ही कुछ शीना के साथ भी नजर आता है। तो ये जो इंद्राणी ने अपनी छवि बनाई है उसके विपरीत एक छवि है। विधि कहती है कि उनकी जो किताब है वो अपनी माँ को लिखी हुई एक लंबी चिट्ठी है क्योंकि वो खुद इन्हें जानना चाहती है। अब गौरतलब ये है कि विधि की किताब को छपने से रोकने के प्रयास हुए थे लेकिन इंद्राणी रोक नहीं पाए थे। तो इंद्राणी किताब में ये कहती हैं कि उन्हें किताब से कष्ट तो था लेकिन वो अपनी बेटी को उसका दर्द बयां करने देना चाहती थी। ये विरोधाभास का एक और उदाहरण है। इंद्राणी ये भी एक अपनी सफाई में जो विधि के आरोप थे उनके जवाब में कहती हैं कि असल में विधि जो है वो पीटर मुखर्जी और उसके परिवार के प्रभाव में थी और वो लोग उसे जबरदस्ती ये सब लिखवा रहे थे, अपनी माँ के खिलाफ कहलवा रहे थे। शीना बोरा केस में पौने 7 साल जेल में काटने के बाद इंद्राणी अब जमानत पर है क्योंकि उनके खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं है। केस अभी और चलेगा लेकिन जिस प्रकार से उनके खिलाफ कुछ ठोस नहीं है, मुझे लगता है कि वो आरोप से बरी भी हो जाएंगे। इसके बावजूद केस के दौरान अपनी बेटी की किताब का विरोध करने वाले इंद्राणी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस किताब से केस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उस इंद्राणी की इस किताब का अभी आना फिर से ये संदेह उत्पन्न करता है कि कहीं इंद्राणी मुखर्जी केस का फैसला आने से पहले अपने बारे में एक सॉफ्ट ओपिनियन तो नहीं तैयार करना चाहती। सवाल ये भी उठता है कि ये क्या इस किताब को उन लोगों के खिलाफ भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा जो हत्याकांड के उजागर होने के बाद से इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ रहे हैं। ये संदेह इसलिए भी उत्पन्न होता है क्योंकि इस पूरे मामले में इंद्राणी मुखर्जी अब ये दावा करती हैं कि शीना बोरा जिंदा है और अमेरिका में है। हम बता चुके हैं कि डीएनए जांच हो चुकी है। इस मामले में उन्होंने कई तर्क प्रस्तुत किए लेकिन किसी जांच में ये सबूत मिला है। लेकिन ये दावा भी इस मामले से छूटने के लिए एक स्मार्ट कानूनी प्रयास दिखता है क्योंकि अब जब वो जमानत पर बाहर हैं और अगर कोर्ट ये संदेह
स्वीकार करता है तो ये केस लंबा खींचेगा, केस पर फैसला टलता रहेगा और इंद्राणी बाहर रहेंगी। इंद्राणी इस किताब को लोगों को दिए जवाब के रूप में प्रस्तुत करती हैं, लेकिन इस किताब का लेखन इसे उनकी सफाई के तौर पे दर्शाता है। राइटिंग की अगर हम बात करें, किताब की जो राइटिंग स्टाइल है वो मजबूत है। पढ़ते टाइम हर सीन आपकी आंखों के सामने नजर आता है और वो आना जरूरी भी था, क्योंकि वो जो कहना चाहती हैं वो तभी आता है, लेकिन हमने सीन थोड़े ज्यादा देखे। तो हर चैप्टर जो है वो एक थ्रिलर उपन्यास की तरह बुना हुआ है। भाषा आसान है जिससे कि गति बनी रहती है और रीडर्स को एक रीडिंग प्लेजर मिलता है। तो अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो हार्पर कॉलिन्स से ये बुक आई हुई है। कीमत इसकी 599 रुपए है। और ये जो चैनल है, ये नवीन का नुक्कड़, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको फॉलो करना है। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक तो करना ही है, और जो कुछ भी होता होगा ना यार, वो सब कुछ कर दो। तो चैनल हमारा आगे बढ़े और हम ऐसे ही कई और विषयों पे, कुछ किताबों पे, मोटिवेशन पे, कैरियर पे, इन पे इस नुक्कड़ में बात करते रहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जुड़े रहने के लिए, और जो अंत तक मेरे साथ रहे उनका तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया है। तो जुड़े रहें, सुनते रहें। धन्यवाद।